Hello, dear learners. Welcome back to my channel. This is part 2 of the Romantic Age. In this video, we are going to discuss romantic poets and major women writers of the Romantic Age. So, let's begin our video. Precursors of Romanticism. Precursors मतलब ऐसे writers जिन्होंने Romanticism की शुरुआत में ही पोएम्स लिखी थी और उन्हें कहा जाता है प्रीकर्सर्स, जिन्होंने शुरुआती दौर में लिखा. सबसे पहले थे जेम्स थॉमसन एंड हिज वर्क द सीजन्स, जो कि 1730 में पब्लिश हुआ था. वो एक बहुत ही सुंदर वर्क था जिसमें डिफरेंट सीजन्स की बात की गई थी और उन सीजन्स को देख करके जो पोएट है हु इज अ शेफर्ड इन द पोएम, वो शेफर्ड किस तरह से उससे रेसिप्रोकेट करता है और नेचर में एक पिक्टोरियल लैंडस्केप्स उसमें उसने पेंट किए हैं. ठीक है, तो ये एक पहला ऐसा कलेक्शन था विच टॉक्ड अबाउट नेचर एज समथिंग दैट वाज प्राइमरी इन द पोएम. मार्क एकिनसाइड, जोसेफ वॉर्टन, विलियम कलिंस, थॉमस ग्रे, विलियम कूपर, इन सबको कहा जाता है प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म. यानी कि जब रोमांटिक एज एक्चुअल में 1798 में शुरू हुई, उससे पहले का जो टाइम जिसमें ये सब लोगों ने लिखना शुरू किया और एक तरह से रोमांटिसिज्म की स्पिरिट को शुरू किया. नाउ कमिंग टू द मेजर पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज. सबसे पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जो कोलैबोरेटिव वर्क था कोलरिज के साथ. ये दोनों राइटर्स साथ में रखे हैं, देख लो, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज. इन दोनों ने एक वर्क निकाला था 1798 में, लिरिकल बैलेड्स, जिसमें कुछ पोएम्स थी. वर्ड्सवर्थ की थोड़ी ज्यादा पोएम्स थी और 3-4 पोएम्स कोलरिज के द्वारा थी, जिसमें नेचर को प्राइमरी रखा गया था. नेचर पोएम्स थी सभी. ठीक है, तो इस वर्क को स्टार्ट माना जाता है रोमांटिक पीरियड का. चलिए पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. ही वॉज बॉर्न इन 1770, 1850 में उनकी डेथ हो गई थी. एंड ही वॉज ऑल्सो द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. पोएट लॉरिएट एक ऑफिशियल पद होता है, ठीक है, जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर में. तो विलियम वर्ड्सवर्थ वो रहे थे अपनी डेथ तक. ही वॉज नोन एज पोएट ऑफ नेचर. उन्हें नेचर का पोएट कहा जाता है. ठीक है, उन्हें ये भी कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ नेचर के सबसे बड़े पुजारी थे. ही वॉज द वर्शिपर ऑफ नेचर. He believed that nature was a living spirit. नेचर उनके लिए सिर्फ ये पेड़ पौधे पत्तियां ऐसे कोई चीज नहीं थे, बल्कि उसके लिए क्या थे, लिविंग थे, वो जिंदा थे. और उन्हें लगता था कि जैसे नेचर ने उन्हें एजुकेट किया है और कंफर्ट किया है, ना कि सिर्फ उनको बल्कि ह्यूमन हार्ट को. और नेचर ही ऐसा है जो ह्यूमंस की इनोसेंस को बनाए रखता है. फॉर हिम नेचर वॉज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. और उनकी पोइट्री जो है वो फोकस करती है सिंपल जो गांव वाली लाइफ है, जो इनोसेंस है चाइल्डहुड की, और जो मोरल इन्फ्लुएंस होता है नेचर का, कि नेचर हमें कैसे करेक्ट करता है. सेकंड है सैमुअल टेलर कोलरिज. अब जो इनका कलेक्शन आया था लिरिकल बैलेड्स, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम तो नेचर के ऊपर थी और कोलरिज की पोएम किन के ऊपर थी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर. यानी कि ऐसी जो भूत प्रेत और थोड़ा सा एंजल्स और सुपर नेचुरल चीजों के ऊपर होता है. ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो कोलरिज की पोएम्स उसके ऊपर थी और वो उसके वर्ड्सवर्थ के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे. जब लेक डिस्ट्रिक्ट में वर्ड्सवर्थ रह रहे थे ना, तो कोलरिज भी वहां चला गया था और वो विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज, ये लोग लॉन्ग इवनिंग वॉक्स पे जाते थे, लंबे लंबे वॉकिंग टूर्स पे जाते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में. एंड दे टॉक्ड अबाउट पोइट्री एंड अदर थिंग्स. पोइट्री के बारे में भी बात करते थे. इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों की अपनी अलग अलग पोइटिक थियोरी भी डेवलप हुई. ठीक है, अब देखते हैं. ये पोइट थे, फिलोसोफर थे, जर्नलिस्ट भी थे, लेक्चरर भी थे. इनके काफी सारे लेक्चर्स हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसे रोमांटिक सेंटिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. इनका एक लेक्चर था स्लेवरी के ऊपर. ठीक है, कि स्लेवरी को बंद करना चाहिए. जो ह्यूमन स्लेव्स बनाए जाते थे ना, तो उसको बंद करना चाहिए. इनका स्लेवरी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ही वाज अ प्ले राइट, इन्हें प्लेज भी लिखे थे. क्रिटिक वो हैं ही, क्योंकि इन्हें अपनी लिटरेरी थियरी दी है. ठीक है, एंड ही वाज अ थियरिस्ट. ही वाज मोस्ट रोमांटिक ऑफ द रोमांटिक पोएट्स. यानी कि बहुत ज्यादा रोमांटिक थे, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन सिर्फ इस वर्ल्ड तक और इस नेचर तक सीमित नहीं थी, जबकि उससे भी दूसरी, उसके भी परे जाती थी. तो ही वाज द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द रोमांटिक पोएट्स. एंड जर्मन मेटाफिजिक्स से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिक उनकी जो राइटिंग थी वो हो गई थी इस वजह से. ही वॉज नोन फॉर हिज इमेजिनेटिव एंड सुपर नेचुरल पोएट्री. ही एक्सप्लोर्ड ड्रीम्स, मिस्ट्री एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन. इस कंटेक्स्ट में इनके कुछ वर्क्स ऐसे कुबला खान है. कुबला खान एक बहुत ही मिस्टीरियस सी पोएम है जो कि अधूरी ही रह गई थी और वो उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को भी दिखाती है. क्रिस्टाबेल है, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है. जब आप इन पोएम्स को पढ़ेंगे ना बच्चों, यू विल सी दैट हाउ ब्यूटीफुल दीज पोएम्स वर. थर्ड थे लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन. एंड बायरन
बहुत ज्यादा फेमस है अपने पर्सनैलिटी के लिए, बहुत हीरो लाइक पर्सनैलिटी थी उनकी, और उनकी पोएट्री में जो चीज रिफ्लेक्ट होती थी वो थी इंडिविजुअलिज्म, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस। एक जनरलाइजेशन नहीं था, बल्कि क्या था, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल की बातों करते थे, हीरोइज्म एंड डिफाइंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, की सोसाइटी में जो चल रहा है, जो फिक्स नॉर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट ही उनके हीरोज ज्यादातर काम करते थे, यानी कि सोसाइटी में जो चल रहा होगा उससे उल्टा ही करेंगे। तो जैसे आप लोग कभी कभी मूवीज में देखते होंगे ना, ऐसे हीरो जो बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं, बहुत मिस्टीरियस, और सबको बहुत ज्यादा वो क्या करेंगे, एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी होंगे, खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन दिल के वो अच्छे होंगे, ऐसा दिखाएंगे। तो इस तरह का एक था बायरॉनिक हीरो, वो क्रिएट किया था बायरन ने ही, जिसको हम आज मूवीज में और अपने सीरियल्स में इन सब में देखते हैं। उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो थे चाइल्ड हैरल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन, शी वॉक्स इन ब्यूटी। ठीक, नाउ फोर्थ पोएट इज पर्सी बिश शेली। He was a revolutionary poet and thinker. अब तुम देखोगे कि इंडिविजुअलिज्म इस पूरी एज में बहुत ज्यादा था, तो हर कोई राइटर अपने हिसाब से फ्री पोएटिक एक्सप्रेशन में बिलीव करता था और अपने मन से पोएम्स लिखता था। ठीक है, तो शेली जिस तरह के पोएट थे वो एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे। ही टॉक्ड अबाउट रेवोल्यूशन स्पेशली इन हिज वर्क, इन हिज ओड, फेमस ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा। ठीक है, ही एडवोकेटेड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लव। उनके जो वर्क्स हैं वो भी यही चीज दिखाते हैं। जो भी पॉलिटिकल मिसहैपनिंग्स हुई थी उस टाइम पे उनकी एज में, उनकी कंट्री में, उनके बारे में भी इनने पोएम्स लिखी हैं। तो ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी पोएट थे और थिंकर थे। उनकी पोएट्री में तुम्हें आइडियलिज्म बहुत दिखेगा, लिरिकल ब्यूटी बहुत दिखेगी, वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स ही हैज यूज्ड, ब्यूटीफुल लिरिक मिलेंगी उसमें। एंड ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड। वो इस वर्ल्ड को क्या करना चाहते, बदलना चाहते थे, और लेकिन किसके थ्रू, एक पोएटिक इमेजिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट वाज जॉन कीट्स। ही वाज कॉल्ड द यंगेस्ट रोमांटिक राइटर। He died very young, but he left a profound legacy. ठीक है, उनकी जो पोइट्री है वो सेलिब्रेट की जाती है उनकी सेंशुअस इमेजरी के लिए। सेंशुअस का मतलब क्या है, देखो जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे, तो इमेजिनेशन उनके में थी, इंडिविजुअलिज्म भी था, पर एक सेंशुअसनेस जो है वो उनकी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सेंशुअसनेस मतलब एक ऐसा पोएट जिसकी पोइट्री पढ़ के हमारे सारे सेंसेस क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, जागृत हो जाएं। जैसे कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हम सूंघ सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके सुन सकते हैं, तो ईयर्स इज नोज, आईज, योर माउथ, योर पैलेट एंड योर आईज, ये सब आपके क्या 5 सेंसेस है। तो उनकी पोइट्री पढ़ के ना आपको ये सब चीजें खुद फील होंगी। His language was very beautiful and he followed the philosophy of art for art's sake. तो उनकी पोएम्स में आपको मोरल चीजें थोड़ा कम देखने को मिलेंगी कि पोएम को हमेशा कुछ मोरालिटी देनी ही चाहिए, ऐसा उनका मानना नहीं था। ही बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट से, कि एक अगर पोएम है तो उसे सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए भी क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और उनका एक बहुत फेमस कोट भी है, दैट वाज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो एक पोएम है वो भी क्या एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए ही पढ़ा जा सकता है, एंड इट विल रिमेन थ्रू टाइम। He believed in finding beauty even in sorrow and developed the concept of negative capability. ये एक टर्म है जो उन्होंने दिया था। और उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन एंड वेरी ब्यूटीफुल वर्क, और ला बेले डेम्स एंड मर्सी, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। नाउ कमिंग टू मेजर विमेन रोमांटिक राइटर्स। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेन राइटर्स जो हैं उनके बारे में तो पढ़ते हैं, पर विमेन राइटर्स को हमेशा क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। पर रोमांटिक राइटर्स जो विमेन में हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मेरी वुllstonecraft। जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था रोमांटिक एज का, तो मैंने आपको बताया था कि रोमांटिक एज सभी के राइट्स की बात करी थी, कि औरतों के भी अपने राइट है, उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जॉब करने देनी चाहिए, और बहुत सारी उनके अपने राइट्स। ठीक है, और स्लेव्स के भी अपने राइट्स होते हैं, एनिमल्स के राइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ लेडी विमेन राइटर्स, कुछ विमेन राइटर्स ऐसी हुई थी जिन्होंने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्क्स लिखे, जिसमें एक था मेरी वुllstonecraft, एंड शी वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर्स।
शी इज नोन फॉर हर पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल प्रोज रादर देन पोइट्री। उनका एक वर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों के राइट्स के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी और उन्होंने कहा था कि विमेन जो है वो इंफीरियर नहीं होती हैं आदमियों से, जबकि वो दिखती हैं ऐसी क्योंकि उनके पास क्या है, एजुकेशन नहीं है। तो उन्हें विमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इसमें लिखा था। She talked about rational thought, women's independence and equal rights. उन्होंने कहा था equal rights मिलने चाहिए। अभी तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना फेमिनिज्म और ये सब चीजें, पर वो पहली थी जिन्होंने 1792 के टाइम पे ये कहा था कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर विमेन। मेरी शेली, ये थी मेरी वुllstonecraft और विलियम गॉडविन की बेटी मेरी शेली, और इनकी शादी हुई थी पर्सी बिश शेली से, इनके हस्बैंड थे। अभी जो इनके बारे में पढ़ा था ना, ओड टू द वेस्ट विंड, जिन्होंने लिखी थी, जो बहुत रिवोल्यूशनरी राइटर थे। एंड शी इज नोन फॉर हर नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन एक हॉलीवुड में मूवी भी आई है, वो देख सकते हो। अ ग्राउंड ब्रेकिंग ब्लेंड ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड अर्ली साइंस फिक्शन, यानी कि साइंस की बात भी है उसमें, तो साई-फाई लिखा था इन्होंने, साइंस फिक्शन। नेक्स्ट इज डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन। आप सबने विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुना होगा, पर उनकी बहन के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। वो एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, बहुत समय तक उनके साथ रही और उन्होंने अपने वर्क्स पब्लिश नहीं किए, पर उनके जर्नल्स और लेटर्स ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी लिरिकल ब्यूटी के लिए। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम फेमस है ना जितनी भी, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स है, उस पोएम में जितनी इमेजरी यूज हुई है वो डोरोथी के जर्नल में भी मिली है, which says that William Wordsworth was very much inspired by Dorothy's journal. जर्नल समझते हो, जर्नल मतलब जो डायरी राइटिंग होती है, ठीक है। वो उनकी जो राइटिंग है उसमें डीप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन नेचर के साथ वो देखने को मिलेगा, जो कि आइडियल्स थे रोमांटिसिज्म के। स्कॉलर्स नाउ रिकॉग्नाइज हर एज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। उनको माना जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका इन्फ्लुएंस था विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। एंड हर मेजर वर्क इज द ग्रासमेयर जर्नल्स। नेक्स्ट इज फेलिशिया हीमन्स। She was one of the most widely read poets of early 19th century and her poetry often combined patriotism, heroism and domestic feeling. तो इनके वर्क्स में patriotism मिलेगा, heroism भी मिलेगा। उनने women experiences को काफी एक्सप्लोर किया था, उनकी moral strength, उनकी national identity के बारे में बात की थी, क्योंकि औरतों की कोई identity as such समझी नहीं जाती थी। They were often associated to their male counterparts. She wrote poems that were both emotionally expressive and socially acceptable for her time. उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो है Casabianca. Next is Letitia Elizabeth Landon. She was also known for her passionate and sentimental poetry. मैंने बताया कि जो romantic writers थे, they were very sentimental in poetry. Emotion बहुत ज्यादा था, logic को बहुत पीछे छोड़ देते थे, बल्कि emotion was the main thing in their poems. इनकी जो themes होती है love, fame and emotional struggles of women. और she was writing in a very refined and feminine style. एक औरतों वाला एक थोड़ा feminine सा स्टाइल था उनका लिखने का। Next is Joanna Baillie. She was a Scottish playwright and poet और उन्होंने plays लिखे थे more importantly, जो कि human emotions, love, hatred, fear और ambition इनको explore करते हैं। He was admired by Wordsworth and Coleridge by her psychological insight. Her work combined moral reflection with dramatic intensity. Now talking about major women romantic writers की जो theme थी, theme इनकी क्या थी? Major जो women writers थे उनकी theme थी nature and emotion, जैसे कि जो male writers थे वो भी nature and emotion को primary रख के लिख रहे थे, और women ने भी ये same चीज follow की थी। Domestic life और motherhood, जिसके बारे में मेल राइटर्स जो थे, मेल पोएट्स जो थे, वो ज्यादातर उस बारे में बात नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें वो देखी ही नहीं थी, ठीक है। दे वर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन हाउस होल्ड चोर्स। तो इसके बारे में जो एक्सप्लोर किया एक्सपीरियंस, वो ज्यादा फीमेल राइटर्स ने किया। सोशल इनजस्टिस एंड जेंडर इनइक्वालिटी, कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी थी उनके टाइम पे, मेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, विमेन को नहीं दी जाती थी, वो सब चीजों के बारे में इन्होंने अपने वर्क्स में बात की है। फीमेल क्रिएटिविटी एंड ऑथरशिप एंड इनर इमोशनल लाइफ, जो औरतों के जो स्ट्रगल होते हैं इमोशनल, उनके बारे में भी इनने बात की थी। तो ये हो गया आपके मेजर विमेन राइटर्स। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।